बैडमिंटन खेलते खेलते दीपा शादीशुदा और अपनी से दोगुनी उम्र के बबलू से इस कदर प्यार करने लगी कि अपने घर वालों की खिलाफत के बावजूद भी उसने बबलू से शादी कर ली। बाद में सुमन नाम की एक महिला के साथ बनी नजदीकी ने दीपा को समलैंगिक संबंधों तक पहुंचा दिया। फिर मम्मी, मैं जानता हूं कि आपको मेरी एक बात बुरी लग सकती है, वो ये कि सुमन आंटी जो आपकी सहेली हैं, उनका यहाँ आना मुझे अच्छा नहीं लगता, और मेरे दोस्त तक कहते हैं कि वो पूरी तरह से गुंडी लगती हैं। बेटे यशराज की यह बात सुनकर मां दीपा उसे देखती ही रह गई। दीपा बेटे को समझाते हुए बोली, बेटा सुमन आंटी अपने गांव की प्रधान है, वह ठेकेदारी भी करती है, वह आदमियों की तरह कपड़े पहनती है, उनकी तरह से काम करती है, इसलिए वह ऐसी दिखती है। वैसे एक बात बताऊं कि वह स्वभाव से अच्छी है। माँ और बेटे के बीच जब ये बहस हो रही थी तो वहीं कमरे में दीपा का पति बबलू भी बैठा था। उससे जब चुप नहीं रहा गया तो वह बीच में बोल उठा, दीपा, यश को जो लगा उसने कह दिया। उसकी बात अपनी जगह सही है, मैं भी तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता रहता हूं, लेकिन तुम मेरी बात मानने को ही तैयार नहीं होती हो। यश बच्चा है, उसे हमारे कामधंधे आदि की समझ नहीं है, पर आप समझदार हैं। आपको ये तो पता ही है कि सुमन ने हमारे एनजीओ में कितनी मदद की है। दीपा ने पति को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। मदद की है तो क्या हुआ, क्या वह अपना हिस्सा नहीं लेती है? और 8 महीने पहले उसने हमसे जो 3.5 लाख रुपए लिए थे, अभी तक नहीं लौटाए, पति बोला। माँ और बेटे के बीच छिड़ी बहस में अब पति पूरी तरह शामिल हो गया था। बच्चों के सामने ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? दीपा गुस्से में बोली, ये बात तुम क्यों नहीं समझती? मैं कब से तुम्हें समझाता आ रहा हूं कि सुमन से दूरी बना लो, बबलू सिंह ने कहा तो दीपा गुस्से में मुंह बनाकर दूसरे कमरे में चली गई। बबलू ने भी दीपा को उस समय मनाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि 2 से 4 घंटे में वह नॉर्मल हो जाएगी। बबलू सिंह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर के इस्माइलगंज में रहता था। कुछ समय पहले तक इस्माइलगंज एक गांव का हिस्सा होता था, लेकिन शहर का विकास होने के बाद अब वह भी शहर का हिस्सा हो गया है। बबलू सिंह ठेकेदारी का काम करता था, इससे उसे अच्छी आमदनी हो जाती थी, इसलिए वह आर्थिक रूप से मजबूत था। उसकी शादी निर्मला नामक एक महिला से हो चुकी थी। शादी के 15 साल बाद भी निर्मला मां नहीं बन सकी थी, इस वजह से वह अक्सर तनाव में रहती थी। बबलू सिंह को बैडमिंटन खेलने का शौक था। उसी दौरान उसकी मुलाकात लखनऊ के ही खजुहा रकाबगंज मोहल्ले में रहने वाली दीपा से हुई थी। वह भी बैडमिंटन खेलती थी। दीपा बहुत सुंदर थी, जब वो बंधन कर निकलती थी तो किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। बैडमिंटन खेलते खेलते दोनों अच्छे दोस्त बन गए। 40 साल का बबलू उसके आकर्षण में ऐसा बंधा कि शादीशुदा होने के बावजूद खुद को संभाल न सका। दीपा उस समय 20 साल की थी। बबलू की बातों और हाव भाव से वह भी प्रभावित हो गई, लिहाजा दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। उनके बीच प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। दीपा के घर वालों ने उसे बबलू से विवाह करने की इजाजत नहीं दी। इसकी एक वजह यह थी कि एक तो बबलू दूसरी बिरादरी का था और दूसरे बबलू पहले से शादीशुदा था। लेकिन दीपा उसकी दूसरी पत्नी बनने को तैयार थी। पति द्वारा दूसरी शादी करने की बात सुनकर निर्मला नाराज हुई, लेकिन बबलू ने उसे ये कहकर राजी कर लिया कि तुम्हारे मां न बनने की वजह से दूसरी शादी करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पति की दलीलों के आगे निर्मला को चुप होना पड़ा, क्योंकि शादी के 15 साल बाद भी उसकी कोख नहीं भरी थी। लिहाजा न चाहते हुए भी उसने पति को सौतन लाने की सहमति दे दी। घरवालों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए दीपा ने अपनी उम्र से 2 गुने बबलू से शादी कर ली और वह उसकी पहली पत्नी निर्मला के साथ ही रहने लगी। करीब 1 साल बाद दीपा ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम यशराज रखा गया। बेटा पैदा होने के बाद घर के सभी लोग बहुत खुश हुए। अगले साल दीपा एक और बेटे की मां बनी, उसका नाम युवराज रखा। इसके बाद तो बबलू दीपा का खास ध्यान रखने लगा। बहरहाल दीपा बबलू के साथ बहुत खुश थी। दोनों बच्चे बड़े हुए तो स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। अब यशराज जॉर्ज इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में पढ़ रहा था और युवराज सेंट्रल एकेडमी में कक्षा 7 में। दीपा भी 35 साल की हो चुकी थी और बबलू 55 का। उम्र बढ़ने की वजह से वह दीपा का उतना ध्यान नहीं रख पाता था। ऊपर से वो शराब भी पीने लगा। इन्हीं सब बातों को देखने के बाद दीपा को महसूस होने लगा था कि बबलू से शादी करके उसने बड़ी गलती की थी। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, जो होना था हो चुका। बबलू का 2 मंजिला मकान था। पहली मंजिल पर बबलू की पहली पत्नी निर्मला अपने देवर देवरानी और ससुर के साथ रहती थी। नीचे के कमरों में दीपा अपने बच्चों के साथ रहती थी। उनके घर से बाहर निकलने के भी 2 रास्ते थे। दीपा का बबलू के परिवार के बाकी लोगों से कम ही मिलना जुलना होता था। वो उनसे बातचीत भी कम करती थी। बबलू को शराब की लत हो जाने की वजह से उसकी ठेकेदारी का काम भी लगभग बंद सा हो गया था। तब उसने कुछ टेम्पो खरीद कर किराए पर चलवाने शुरू कर दिए थे। उनसे होने वाली कमाई से घर का खर्च चल रहा था। शुरू से ही ऊंचे ख्यालों और सपनों में जीने वाली दीपा को अब अपनी जिंदगी बोरियत भरी लगने लगी थी।
खुद को व्यस्त रखने के लिए दीपा ने सन 2006 में ओम जागृति सेवा संस्थान के नाम से एक एनजीओ बना लिया। उधर बबलू का जुड़ाव भी समाजवादी पार्टी से हो गया। अपने संपर्कों की बदौलत उसने एनजीओ को कई प्रोजेक्ट दिलवाए। इसी बीच सन 2008 में दीपा की मुलाकात सुमन सिंह नामक महिला से हुई। सुमन सिंह गोंडा करनेलगंज के कटरा शाहबाजपुर गांव की रहने वाली थी। वो थी तो महिला, लेकिन उसकी सारी हरकतें पुरुषों वाली थीं। पैंट शर्ट पहनती और बायकट बाल रखती थी। सुमन निर्माण कार्य की ठेकेदारी का काम करती थी। उसने दीपा के एनजीओ में काम करने की इच्छा जताई। दीपा को इस पर कोई एतराज न था, लिहाजा वो एनजीओ में काम करने लगी। सुमन एक तेजतर्रार महिला थी। अपने संबंधों से उसने एनजीओ को कई प्रोजेक्ट भी दिलवाए। तब दीपा ने उसे अपनी संस्था का सदस्य बना दिया। इतना ही नहीं, वो संस्था की ओर से सुमन को उसके कार्य की एवज में पैसे भी देने लगी। कुछ ही दिनों में सुमन के दीपा से पारिवारिक संबंध बन गए। दीपा को ज्यादा से ज्यादा बंधन कर रहने और सजने संवरने का शौक था। वो हमेशा बंधन कर और ज्वेलरी पहने रहती थी। 2 बच्चों की मां बनने के बाद भी उसमें गजब का आकर्षण था। उसे देखकर कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। एनजीओ में काम करने की वजह से सुमन दीपा को अक्सर अपने साथ ही रखती थी। दीपा इसे सुमन की दोस्ती समझ रही थी, पर सुमन पुरुष की तरह ही दीपा को प्यार करने लगी थी। एक बार जब सुमन दीपा को प्यार भरी नजरों से देख रही थी तो दीपा ने पूछा, ऐसे क्या देख रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक महिला हूं। तुम मुझे इस तरह निहार रही हो जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका को देख रहा हो। दीपा, तुम मुझे अपना प्रेमी ही समझो। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करने लगी हूं। सुमन ने मन में दबी बातें उसके सामने रख दी। सुमन की बातें सुनते ही वो चौंकते हुए बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? कहीं 2 लड़कियां आपस में प्रेमी प्रेमिका हो सकती हैं? दीपा, मैं लड़की जरूर हूं, पर मेरे अंदर कभी कभी लड़के सा बदलाव महसूस होता है। मैं सब कुछ लड़कों की तरह करना चाहती हूं, प्यार और दोस्ती सब कुछ। इसीलिए तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे शादी भी करना चाहती हूं। मैं पहले से शादीशुदा हूं। मेरे पति और बच्चे हैं। दीपा ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हें पति और बच्चों से अलग थोड़े न कर रही हूं। हम दोस्त और पति पत्नी दोनों की तरह रह सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। दीपा, मैं सच कह रही हूं कि मुझे तुम्हारे करीब रहना अच्छा लगता है। ठीक है बाबा, पर कभी यह बातें किसी और से मत कहना। दीपा ने सुमन से अपना पीछा छुड़ाने के अंदाज में कहा। दीपा, मेरी इच्छा है कि तुम मुझे सुमन नहीं छोटू के नाम से पुकारा करो। समझ गई, आज से तुम मेरे लिए सुमन नहीं छोटू हो। इतना कहकर सुमन और दीपा करीब आ गए। दोनों के बीच आत्मीय संबंध बन गए थे। सुमन ने रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दिन दीपा के साथ मंदिर जाकर शादी भी कर ली। सुमन के करीब आने से दीपा के जीवन को भी नई उमंग महसूस होने लगी थी कि कोई तो है जो उसे इतना प्यार कर रही है। इसके बाद सुमन एक प्रेमी की तरह उसका ख्याल रखने लगी थी। समय गुजरने लगा। दीपा के पति और परिवार को इस बात की कोई भनक नहीं थी। वो सुमन को उसकी सहेली ही समझ रहे थे। एनजीओ के काम के कारण सुमन अक्सर ही दीपा के साथ उसके घर पर ही रुक जाती थी। सुमन को भी शराब पीने का शौक था। बबलू भी शराब पीता था। कभी कभी सुमन बबलू के साथ ही पीने बैठ जाती थी, जिससे सुमन और बबलू की दोस्ती हो गई। सुमन के लिए उसके यहाँ रुकना और ज्यादा आसान हो गया था। उसके रुकने पर बबलू भी कोई एतराज नहीं करता था। वह भी उसे छोटू कहने लगा। साल 2010 में उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए तो सुमन ने अपने गांव कटरा शाहबाजपुर से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा। सुमन सिंह का भाई विनय सिंह करनेलगंज थाने का हिस्ट्री शीटर बदमाश था। उसके पिता अवधराज सिंह के खिलाफ भी कई आपराधिक मुकदमे करनेलगंज थाने में दर्ज थे। दोनों बाप बेटों की दबंगई का गांव में खास प्रभाव था, जिसके चलते सुमन ग्राम प्रधान का चुनाव जीत गई। उसने गोंडा के पूर्व विधायक अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया की बहन सरोज सिंह को भारी मतों से हराया। ग्राम प्रधान बनने के बाद सुमन सिंह सीतापुर रोड पर बनी हिमगिरी में फ्लैट लेकर रहने लगी। सन 2010 में प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद उसने अपने संबंधों की बदौलत फिर से ठेकेदारी शुरू कर दी। अपनी सुरक्षा के लिए वो 0.32 mm की लाइसेंसी रिवाल्वर भी साथ रखने लगी। उसकी और दीपा की दोस्ती अब और गहरी होने लगी थी। सुमन किसी न किसी बहाने से दीपा के पास ही रुक जाती थी। ऐसे में दीपा और सुमन एक साथ ही रात गुजारती थीं। ये सब बातें धीरे धीरे बबलू और उसके बच्चों को भी पता चलने लगी थीं। तभी तो उन्हें सुमन का उनके यहाँ आना अच्छा नहीं लगता था। सुमन महीने में 20-25 दिन दीपा के घर पर रुकती थी। शनिवार और रविवार को वो दीपा को अपने साथ हिमगिरी कॉलोनी ले जाती थी। दीपा को सुमन के साथ रहना कुछ दिनों तक तो अच्छा लगा, लेकिन अब वो सुमन से उकता गई थी। एक बार सुमन ने दीपा से किसी काम के लिए 3.5 लाख रुपए उधार लिए थे। तयशुदा वक्त गुजर जाने के बाद भी सुमन ने पैसे नहीं लौटाए तो दीपा ने उससे तकादा करना शुरू कर दिया। तकादा करना सुमन को अच्छा नहीं लगता था,
इसलिए दीपा जब कभी उससे पैसे मांगती तो सुमन उससे लड़ाई झगड़ा कर बैठी थी। 27 जनवरी 2014 की देर रात करीब 9 बजे सुमन दीपा के घर अंगुली में अपना रिवॉल्वर घुमाते हुए पहुंची। दीपा और बबलू में सुमन को लेकर सुबह ही बातचीत हो चुकी थी। अचानक उसके आ धमकने से वे लोग पशोपेश में पड़ गए। क्या बात है छोटू, आज तो बिल्कुल माफिया अंदाज में दिख रहे हो, दीपा बोली। इसके पहले कि सुमन कुछ कहती, बबलू ने पूछ लिया, छोटू अकेले ही आए हो क्या? नहीं, भतीजा विपिन और उसका दोस्त शिवम मुझे छोड़कर गए हैं। कई दिनों से दीपा के हाथ का बना खाना नहीं खाया था, उसकी याद आए तो चली आई। सुमन और बबलू बातें करने लगे तो दीपा किचन में चली गई। सुमन ने भी फटाफट बबलू से बातें खत्म की और दीपा के पीछे किचन में पहुंचकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। पति और बच्चों की बातें सुनकर दीपा का मूड सुबह से ही खराब था। वो सुमन को झिड़कते हुए बोली, छोटू ऐसे मत किया करो, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, ये सब उनको बुरा लगता है। उस समय सुमन नशे में थी, उसे दीपा की बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि दीपा उससे बेरुखी दिखा रही है। वह बोली, दीपा तुम अपने पति और बच्चों के बहाने मुझसे दूर जाना चाहती हो, मैं तुम्हारी बातें सब समझती हूँ। दीपा और सुमन के बीच बहस बढ़ चुकी थी। दोनों की आवाज सुनकर बबलू भी किचन में पहुंच गया। लड़ाई आगे न बढ़े इसके लिए बबलू सिंह ने सुमन को रोका और उसे लेकर ऊपर के कमरे में चला गया। वहां दोनों ने शराब पीनी शुरू कर दी। शराब के नशे में खाने के समय सुमन ने दीपा को फिर से बुरा भला कहा। दीपा को भी लगा कि शराब के नशे में सुमन घर पर रुककर हंगामा करेगी, उसकी तेज आवाज पड़ोसी भी सुनेंगे जिससे घर की बेइज्जती होगी, इसलिए उसने उसे अपने यहाँ रुकने के लिए मना लिया। बबलू सिंह ऊपर के कमरे में सोने चला गया। दीपा के कहने के बाद भी सुमन उस रात वहां से नहीं गई बल्कि वहीं दूसरे कमरे में जाकर सो गई। 28 जनवरी 2014 की सुबह दीपा के बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे। वो उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी किचन में सुमन पहुंच गई। वो उस समय भी नशे की अवस्था में ही थी। उसने दीपा से कहा, मुझसे बेरुखी की वजह बताओ, इसके बाद ही पराठे बनाने दूंगी। सुमन, अभी बच्चों को स्कूल जाना है, नाश्ता बनाने दो, बाद में बात करेंगे। पहली बार दीपा ने छोटू के बजाय सुमन कहा था। तुम ऐसे नहीं मानोगी, कहकर सुमन ने हाथ में लिया रिवॉल्वर ऊपर किया और किचन की छत पर गोली चला दी। गोली चलते ही दीपा डर गई। वो बोली, सुमन होश में आओ। इसके बाद वो उसे रोकने के लिए उसकी ओर बढ़ी। सुमन उस समय गुस्से में उबल रही थी। उसने उसी समय दीपा के सीने पर गोली चला दी। गोली चलते ही दीपा वहीं गिर पड़ी। गोली की आवाज सुनकर बच्चे किचन की तरफ आए। उन्होंने मां को फर्श पर गिरा देखा तो वे रोने लगे। बबलू उस समय ऊपर के कमरे में था। बच्चों की आवाज सुनकर वो और उसकी पहली पत्नी निर्मला भी नीचे आ गए। निर्मला सुमन से बोली, क्या किया तुमने? कुछ नहीं, ये गिर पड़ी है, इसे कुछ चोट लग गई है, सुमन ने जवाब दिया। निर्मला ने दीपा की तरफ देखा तो उसके पेट से खून बहता देख वह सुमन पर चिल्लाकर बोली, छोटू तुमने इसे मार दिया। दीपा की हालत देखकर बबलू के आंसू निकल पड़े। उसने पत्नी को हिला डुला कर देखा, लेकिन उनकी सांसें तो बंद हो चुकी थीं। वह रोते हुए बोला, छोटू ये तुमने क्या कर दिया? वह दीपा को कार से तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने दीपा को मृत घोषित कर दिया। चूंकि घर वालों के बीच सुमन गिर चुकी थी, इसलिए उसने फोन करके अपने भतीजे विपिन सिंह और उसके साथी शिवम मिश्रा को वहीं बुला लिया। तभी सुमन ने अपना रिवॉल्वर विपिन सिंह को दे दिया। विपिन ने रिवॉल्वर से बबलू के घरवालों को धमकाने की कोशिश की, लेकिन जब घरवाले उल्टे उन पर हावी होने लगे वे दोनों वहां से भाग गए। तब अपनी सुरक्षा के लिए सुमन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। बबलू के भाई बलू सिंह ने गाजीपुर थाने फोन करके दीपा की हत्या की खबर दे दी। घटना की जानकारी पाते ही थाना प्रभारी नोवेंद्र हबीबुल हसन और सीओ गाजीपुर विशाल पांडे अभी घटनास्थल पर पहुंच गए। बबलू के घर पहुंचकर पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर सबसे पहले सुमन को हिरासत में लिया। उसके बाद राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर दीपा की लाश कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया। पुलिस ने थाने लाकर सुमन से पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। इसके बाद कांस्टेबल अरुण कुमार सिंह, शमशाद और अनीता सिंह की टीम ने विपिन को भी गिरफ्तार कर लिया। उनसे हत्या में प्रयोग की गई रिवॉल्वर और सुमन की अल्टो कार बरामद कर ली, जिससे ये दोनों फरार हुए थे। देवरिया जिले के भटनी कस्बे का रहने वाला शिवम गणतंत्र दिवस की परेड देखने लखनऊ आया था। वो एक होनहार युवक था। लखनऊ घूमने के लिए विपिन ने उसे 1 से 2 दिन और रुकने के लिए कहा। उसे क्या पता था कि यहाँ रुकने पर उसे जेल जाना पड़ जाएगा। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने भादवी की धारा 302 और 506 के तहत मामला दर्ज करके उन्हें 29 जनवरी 2014 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर जेल भेज दिया। जेल जाने से पहले सुमन अपने किए पर पछता रही थी। उसने पुलिस से कहा कि वो दीपा से बहुत प्यार करती थी। गुस्से में उसका कत्ल हो गया। सुमन के साथ जेल गए शिवम को लखनऊ में रुकने का पछतावा हो रहा था। अपराध किसी तूफान की तरह होता है,
वो अपने साथ उन लोगों को भी तबाह कर देता है जो उससे जुड़े नहीं होते हैं। दीपा और सुमन के गुस्से के तूफान में शिवम के साथ विपिन और दीपा का परिवार, खासकर उसके 2 छोटे छोटे बच्चे, प्रभावित हुए हैं। सुमन का भतीजा विपिन भागने में सफल रहा। कथा लिखे जाने तक उसकी तलाश जारी थी। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित ऐसे ही क्राइम कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।